हाँ तो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस गाइस। फाइनली आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटिश। तो आप तो का स्वागत है हमारी प्रारंभ सीरीज़ में, एपिसोड नंबर 2 फिजिक्स के। ठीक है, तो फाइनली पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, तो इसके जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है, बट रुक जाओ, अभी मत जाओ, पहले चैप्टर को समझ लो। ठीक है, और जो बायो के नोट्स थे और हमारे जो फिजिक्स के नोट्स हैं वो सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और बाकी जो इससे रिलेटेड अपडेट होती है बाकी सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, उनके लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना भैया। ठीक है, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें तुमको बताई जाएंगी। ठीक है, अपडेट जो होगी वो सारी इंस्टाग्राम पे मिलेगी, और जितना भी नोट्स होगा और उसके और जो भी मटेरियल रहेगा तुम्हारा वो सब तुमको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी हमारा पेज है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम फ्लूइड की बात करें तो एनीथिंग that can flow, ठीक है, anything that can flow and assume the shape of the container, it has no definite shape, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? anything that can flow and assume the shape of the container, it has no definite shape। मतलब कोई भी चीज़ जो फ्लो हो सकती है, अज्यूम कर सकते हो तुम, कंटेनर कोई भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, वो वैसा ही शेप ले लेगा, इट हैज़ अ नो डेफिनेट शेप। तुम लिक्विड को अगर ट्रायंगल शेप में डालोगे तो ट्रायंगल का शेप ले लेगा, सर्कल में डालोगे तो सर्कल में चला जाएगा, रेक्टेंगल में डालोगे तो रेक्टेंगल में चला जाएगा। ओके, फ्लूइड। अब फ्लूइड यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। पहली बात, ठीक है, लिक्विड होता है और तुम्हारा होता है कौन सा? गैस होता है। लिक्विड क्या होता है भैया? विच कांट कंप्रेस। ठीक है, लिक्विड वो होता है जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उससे तुम चाहे जितना इधर से उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, अभी सब आगे बताया जाएगा। ठीक है, विच कांट बी कंप्रेस। ठीक है, और इसका डेंसिटी एंड वॉल्यूम जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। गैसेस में क्या होता है कि गैसेस का क्या होता है कि विच कैन बी कंप्रेसिबल एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज़ वेरिएबल। गैसेस में क्या, वो कंप्रेसिबल हो जाता है, उसका वॉल्यूम या डेंसिटी वेरिएबल हो सकती है, मतलब उसकी वॉल्यूम या डेंसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। उसके नीचे तुम आओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ट्रस्ट क्या होता है भैया? ट्रस्ट ऑफ अ लिक्विड, फोर्स ऑन अ लिक्विड, फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द कंटेनर एट ट्रस्ट इज एट रेस्ट, ट्रस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब भैया ट्रस्ट ऑफ अ लिक्विड होता क्या है? तो बेसिकली ट्रस्ट क्या होती है? परपेंडिकुलर फोर्स होती है कंटेनर में। ठीक है, अब कंटेनर है जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ट्रस्ट कहाँ से लगेगी? परपेंडिकुलर फोर्स। ये लिक्विड जो है वो तुम्हारा रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये जो है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रस्ट है, ये जो है ये भी ट्रस्ट है, ये क्या है? ये भी ट्रस्ट है, ऊपर से जो होगा वो भी ट्रस्ट होगा। भैया ये क्या है भैया? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सीधा उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज ट्रस्ट। सिंपल सी मीनिंग है, तुमको यहाँ पे दी गई है। जैसे इसमें भी अगर हमने ट्रायंगल टाइप में थोड़ा सा लिया है, ये है हमारा ट्रस्ट, इधर से परपेंडिकुलर फोर्स लग रही, इधर से परपेंडिकुलर फोर्स लग रही। ठीक है, तो ये है हमारा। अब हम आते हैं भैया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है उसे हम प्रेशर कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा भैया? फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। ओके, एसआई सिस्टम में अगर हम देखें तो उसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम में अगर हम देखें तो उसकी यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशंस की बात करें भैया, डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, MLT-2 बाई एल। MLT-2 भैया किसका था? फोर्स का था, न्यूटन। ठीक है, और मीटर स्क्वायर मतलब वो लेंथ है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आएगा ML-1T-2 आएगा डायमेंशन। ओके, एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन है, जैसे कि आ शार्प नाइफ कट बेटर। यहाँ पे देखो प्रेशर, देखो नाइफ एकदम पतली होती है, उसका एरिया जो होता है वो कम होता है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। प्रेशर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तुम एरिया बढ़ा दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है तुमको डिफिकल्टी आएगी काटने में किसी भी चीज़ को। ठीक है, अगर तुम हाथ से अपने काटो, ठीक है, नहीं कटेगा भैया। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया नीचे से ये जो सरफेस एरिया होता है ये कितना है? ये थोड़ा ज़्यादा भैया, यहाँ से नहीं कटेगा। ऐसा तो नहीं ये नाइफ है, यहाँ पे तुम चाकू लगा लोगे तब कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जब सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो जो तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो भैया नाइफ से कटेगा नहीं हमसे। ठीक है, इसलिए नाइफ का जो एंड होता है वो एकदम पॉइंटेड रहता है, और पॉइंटेड की वजह से वहाँ पे सरफेस एरिया जो बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड अ मैन फेसेस डिफिकल्टी इन मूविंग इन सैंड में देखो सरफेस एरिया क्या है, तो मैन का जो होता है सरफेस एरिया वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम मैन का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए वो उसको डिफिकल्टी होती है, वो धंस जाता है अंदर। लेकिन जो अगर हम ऊँट के बारे में बात करें तो उसका सरफेस एरिया, उसके पैर के जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो धंसता नहीं है, वो आराम से चल पाता है।
डेंसिटी अगर हम देखें, अब बात आती हमारी आती है डेंसिटी। तो डेंसिटी और भैया मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सा है। डेंसिटी का जो सिंबल है उसे हम कहते हैं रो। एसआई सिस्टम में अगर हम देखें डेंसिटी को तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। सीजीएस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो इसकी यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल सा। डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें ये m/l क्यूब तो ml-3 हो जाएगी, ml की पावर -3। ओके, रिलेटिव डेंसिटी क्या है भैया? रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी वो होती है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है, अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी रहेगी वाटर की वो क्या होती है भैया? 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, एसआई सिस्टम में अगर हम देखें। और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है तुम्हारी सीजीएस सिस्टम में। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी भैया? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, वो तुम देख सकते हो, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, एचजी क्या होता है? मर्क्यूरी है, 13.6 दिया है। अब हमें इसकी डेंसिटी निकालनी, रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी हमें निकालनी है। रिलेटिव डेंसिटी हमारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है, और तुम्हारी जो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस है वो हमें निकालनी है। और डेंसिटी ऑफ द वाटर हमें पता ही होती है, 10⁻³ या 1000 हम कहते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी जो तुम्हारी आएगी सब्सटेंस की वो 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आएगी। फिर हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या था भैया? इफ़ वी इग्नोर द ग्रेविटी प्रेशर इज सेम एट द सेम हाइट, ठीक है। मतलब जैसे कि देखो जैसे कि अगर हम ये तुम्हारा एक कंटेनर मान लो, ठीक है, ये है कंटेनर तुम्हारा। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने सिंपल सी एक ये लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल सी ये लाइन खींची। अब जो तुम्हारा प्रेशर है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक तुम्हारा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। तो ये सब सेम हाइट पे हैं, ठीक है, इनको तुम कह सकते हो सेम हाइट पे हैं, तो इनका जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। मतलब पास्कल्स लॉ ये कहता है एट द सेम हाइट प्रेशर इज सेम एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है, ये एक तुम्हारी लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये सबका प्रेशर सेम होगा। अगर हम पूछे यहाँ का जो पॉइंट है इसका प्रेशर ए है, ठीक है, मान लो ए होता है, और यहाँ पे जो होगा उसका प्रेशर ए नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट हाइट पे है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका ए है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसका भी ए ही होगा, इसका भी ए होगा। मतलब सेम हाइट पे जो होगा तुम्हारा प्रेशर वो सेम रहता है डिफरेंट पॉइंट का, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, द चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू अदर पार्ट्स एंड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। मीन जो चेंज इन प्रेशर है डेल्टा पी जो है वो इज अप्लाइड टू द लिक्विड, वो लिक्विड पे अप्लाई किया जाता है और वो ट्रांसमिट किया जाता है, मीन्स ट्रांसफ़र किया जाता है अनडिमिनिश्ड, बिना गायब हुए, बिना ख़त्म हुए, ठीक है, टू द अदर पार्ट्स एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। मीन जैसे कि यहाँ पे तुम यू शेप में देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ए का पॉइंट हो और बी का पॉइंट, तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, सेम हाइट पे इसलिए इन दोनों का प्रेशर इक्वल है। और थर्ड तुम ये भी कह सकते हो द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली, हैंस प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब भैया यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टी हैं, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधा है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो ये सब क्या है तुम्हारा ऑल डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है क्योंकि इसका सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली एंड प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, सिंपल सी बात है। एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई और हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गई, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब जैसे कि तुम देखो यहाँ से ये है तुम्हारा पिस्टन, यहाँ से तुम फ्लूइड को अगर प्रेशर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर जाएगा तुम्हारा फ्लूइड को, इधर का जो है तुम्हारा पिस्टन वो उठा देगा, ठीक है, ये ऊपर उठेगा, बट ये क्या है ये है नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। ये फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होगा, वो कम नहीं हो जाएगा कि अगर इधर से करो तो वो कम हो जाएगा और इधर का बढ़ेगा नहीं, इधर का जितना तुम कम होगा उधर उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा, इधर जितना डिस्प्लेस होगा उधर उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी सेम यही सिस्टम होता है तुम्हारा। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम में अगर हम देखें तो जैसे कि ये तुम्हारा कंटेनर है जिसके अंदर तुम्हारा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये उसका एरिया है, ये ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी डेंसिटी जो है वो रो है और ये तुम्हारी हाइट है। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भैया? फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। और प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? mg भी लिख सकते हैं भैया, वेट, ठीक है, mg बाय एरिया। तो मास का अगर हम फॉर्मूला यहाँ से निकालें तो क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
ठीक है। तो मास का फॉर्मूला हमारा जो निकल के आएगा वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का अगर हम देखें, अब वॉल्यूम क्या होता है भैया, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो यहाँ पे हम रो ए एच भी कर सकते हैं मास का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मास के 2 फॉर्मूले हो गए, प्रेशर के 2 फॉर्मूले हो गए। अब प्रेशर इक्वल्स टू mg/a, जैसे कि हमने ये वाला फॉर्मूला देखा। तो यहाँ पे देखो, अगर प्रेशर जो तुम्हारा है, ठीक है, प्रेशर रो इंटू ए इंटू एच इंटू डी अपॉन ए, ठीक है, एरिया से डिवाइड किया तो एरिया कट गया। तो प्रेशर का जो तुम्हारा लिक्विड कॉलम के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको अगर हमें निकालना हो भैया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो उसे हम कहेंगे एच रो जी, ठीक है। अगर एक लिक्विड कॉलम है उसका प्रेशर कितना वो एक्सर्ट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे एच रो जी, ठीक है। उसका फॉर्मूला जो होगा वो एच रो जी निकल के आएगा, ठीक है। अभी इसका जैसे कि तुम यहाँ पे देख लो, ये कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक ये सिलेंड्रिकल टाइप में इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका P1 है, ये प्रेशर 1 है और ये प्रेशर 2 है। ये इसका फ्री सरफेस से हाइट है, ठीक है। ऊपर वाले की जो हाइट है वो x है और नीचे वाली की हाइट क्या होगी, x प्लस h होगी। ये इसका सिलेंड्रिकल की हाइट थी, ऊपर वाले की x थी, तो नीचे वाले की क्या होगी, x प्लस h होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओके। अब ये जो तुम्हारा फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे देखो P1 जो होगा वो तुम्हारा x रो जी होगा और प्रेशर 2 जो तुम्हारा होगा x प्लस h रो जी होगा, क्योंकि भैया उसकी हाइट जो है x प्लस h है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर देखें तो प्रेशर डिफरेंस हमारा P2 माइनस P1 होगा। तो P इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो P हमारा क्या था भैया, P2 हमारा क्या था, x प्लस h रो जी था। अगर हम उसमें P1 माइनस कर दें x रो जी, तो हमारा क्या निकल के आएगा भैया, P इज इक्वल्स टू h रो जी। तो ये इसका डेरिवेशन जो तुमको चाहिए वो ये मिल जाएगा भैया। सारे नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट अभी पहले चैप्टर को समझ लो। तो देखो यहाँ पे अब आता है प्रेशर, अब तुम्हारा आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके के प्रेशर हैं, एब्सोल्यूट, गॉज और एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भैया, द प्रेशर अप्लाइड बाय अ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, सिंपल सी बात है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 1 बार होती है, हम उसे कह सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल कह सकते हैं, कि हम उसे सिंपल से कहते हैं 10⁵ पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है भैया, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है द टोटल प्रेशर ऑन एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड, ठीक है। जैसे कि ये फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है तुम्हारा, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, उससे हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर। तो यहाँ पे तुम एब्सोल्यूट प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो तुम देख सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। अब भैया गॉज प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द इंक्रीज इन द प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस टू अ पॉइंट इन अ फ्लूइड, ठीक है। फ्री सरफेस जैसे कि ये जो तुम्हारा है, ये यहाँ से जो तुम्हारा निकल के आता है, ठीक है, ये तुम्हारा ऊपर का जो है ये है तुम्हारा फ्री सरफेस, ठीक है। ये ऊपर का जो तुम्हारा होता है यहाँ पे ये है तुम्हारा फ्री सरफेस, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस टू अ पॉइंट इन अ लिक्विड, मतलब यहाँ तक, ठीक है, कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ उसे हम कहेंगे गॉज प्रेशर, या हम कह देंगे एक्सेस प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम इज कॉल्ड गॉज प्रेशर, सिंपल सा है। तो गॉज प्रेशर का भी फॉर्मूला सिंपल होता है तुम्हारा, वही प्रेशर वाला, प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम, ठीक है, एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एच रो जी, ठीक है। तो ये तुमको समझ आ गया आराम से, ठीक है, क्लियर है, ओके। कोई भी डाउट होगा फिर से पूछ लेना, फिर से बताया जाएगा। वीडियो को पॉज करके पीछे करके आराम से समझ लो। उसके बाद आता है तुम्हारा बायोंसी। बायोंसी क्या होता है भैया, द अपवर्ड फोर्स व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड whether it is partially or fully is called upthrust and the phenomena is called buoyancy। जैसे कि ये लिक्विड है, ठीक है, ये तुम्हारा फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर हमने इस चीज़ को, इस सब्सटेंस को हमने क्या किया, बॉडी को इसके अंदर इमर्ज कर दिया, ठीक है, इमर्ज कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब जो नीचे से जो प्रेशर है ये तुम्हारा P2 है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, ठीक है। फ्री सरफेस से अबव वाली सरफेस तक उसका जो डिस्टेंस है वो x है, नीचे वाली सरफेस का डिस्टेंस होगा x प्लस h होगा। तो यहाँ पे हमेशा ये समझ लो कि P2 इज ग्रेटर देन P1, मीन्स अपथ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट होती है, ठीक है, अब परपेंडिकुलर फोर्स जो होती है अपथ्रस्ट, वो हमारी सबसे ज़्यादा होती है P1 से, ठीक है। मीन्स जो नीचे से फोर्स जो लग रही है वो ज़्यादा होगी, मीन्स जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है नीचे से जो फोर्स लग रही है उस बॉडी पे वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, मीन्स प्रेशर जो लग रहा है नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अबव वन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बॉडी को जितना भी डिस्प्लेस करेंगे, वेदर इट इज़ पार्शली और वेदर इट इज़ फुल्ली, तो उसको हम कहेंगे अपथ्रस्ट, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बायोंसी, ओके। उसके बाद आता है तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है भैया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, पहला, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। सिंपल सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है, जितना तुम लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहे हो उतना ही अपथ्रस्ट तुम्हारे
बॉडी पे लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जितना वेट होगा तुम्हारा बॉडी का, मीन्स जितना तुम लिक्विड में डिस्प्लेस करोगे उतना ही तुम्हारी अपथ्रस्ट अपवर्ड फोर्स जो है वो लगेगी, सिंपल सा है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अपथ्रस्ट क्या होता है भैया, वेट ऑफ द लिक्विड, मीन्स क्या बताया मैंने, जितना तुम बॉडी को उसको डिस्प्लेस करोगे लिक्विड में उतना ही तुम्हारा अपथ्रस्ट लगेगा। अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है भैया वो क्या है तुम्हारा mg, ठीक है। वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड क्या होता है, mg होता है। mg को हम क्या कर सकते हैं, मास इंटू वॉल्यूम इंटू जी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रो जी, वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि तुम्हारी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आता है यहाँ पे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है भैया, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी वो होती है अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड, मतलब अगर लिक्विड इधर को फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट, ठीक है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट जो फ्लो उसको अपोज करेगा, ठीक है, बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड, जो भी लेयर्स हैं फ्लूइड की उसके बीच में जो अपोजिशन जो लगेगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे विस्कोसिटी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फ्री सरफेस है, अब इसमें क्या है, सबसे नीचे की जो वेलोसिटी होगी वो एकदम जीरो होगी और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम किसकी होगी, सबसे ऊपर वाले की होगी, क्योंकि वो तेज़ी से भाग रहा है, ठीक है। वो सबसे ऊपर वाला तेज़ी से भागेगा, नीचे वाला धीमे धीमे पड़ेगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी मतलब नेग्लिजिबल जीरो ही होगी। अगर हम एक ट्यूब ले लें, ठीक है, ट्यूब ले लें सिलेंड्रिकल, तो उसमें क्या होगा, जो सेंटर में वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि भैया नीचे वाला सबसे दब रहा, उससे ऊपर थोड़ा ऊपर, उससे ऊपर थोड़ा, उससे ऊपर थोड़ा, फिर ऊपर वाले से फिर सबसे ऊपर वाला दब रहा, उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा नीचे, तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी अगर क्लोज ट्यूब में देखें तो वो होगी हमारी मिडिल में, ठीक है। तो अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है भैया, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जो फ्लो ऑफ द लिक्विड है उसका जो अपोजिशन होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। और अपोजिंग फोर्स जो होती है, जो लगती है अपोजिंग फोर्स, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे देखो भैया ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड मोशन में, ठीक है, और ये उसका जो थिन लेयर है, ठीक है, ये तुम्हारा ds है जो कि तुम्हारा डिस्टेंस है बिटवीन द लेयर्स, ठीक है, और ये तुम्हारा फिक्स सरफेस जहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारी जीरो है। तो ए क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ द फ्लूइड लेयर से। तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की, अगर तुम एरिया बढ़ाओगे तो विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dv/dx, मीन्स क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv/dx, मीन्स जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है भैया, वो भी डिफरेंस होता है टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर अपॉन दी जो भी टेम्परेचर, जो तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ऐसे ही तुम वो पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स कह रहे हैं, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू dv/dx, ठीक है। तो विस्कस फोर्स जो है वो तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें, किसी भी चीज़ को जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हम उसको हटाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक कोफिशिएंट लगेगा, और कोफिशिएंट जो लगेगा उसी को हम कहते हैं ईटा, और वो है हमारे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब डायमेंशन यहाँ पे देखो भैया क्या होगा, डायमेंशन जो इसका होगा वो होगा हमारा फोर्स का क्या होता है भैया, mlt-2 होता है, ठीक है। और ईटा क्या होगा तुम्हारा mlt-2 अपॉन L स्क्वायर t-1, L स्क्वायर और L कटा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीटा जो तुम्हारा आएगा, ईटा जो तुम्हारा आएगा ml-1 t-1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है वो है तुम्हारा ml-1 एंड t-1। अब देखो विस्कस फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस एंड अपोजेस द फ्लूइड मोशन। वो टेंजेंशियली तुम्हारा जो है सरफेस है उसके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, सीधे परपेंडिकुलर नहीं करती है, टेंजेंशियली एक्ट करती है और उसको अपोज करती है जो भी फ्लूइड का मोशन है, ठीक है, फ्लूइड जो बढ़ रहा है उसको। अब यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन ईटा, भैया टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ईटा पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो देखो देन द ईटा विल डिक्रीज, ईटा डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर घटाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n0 जो है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट 0 डिग्री होता है, और ईटा जो होता है तुम्हारा वो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एट t डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है अगर हमें निकालना हो ईटा इसके बारे में, ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से अगर हमें निकालना हो टेम्परेचर का परस्पेक्टिव से, तो यहाँ पे n0 अपॉन 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे, ठीक है। पॉइजलीज थ्योरम, पॉइजलीज फॉर्मूला जो तुम होता है भैया ये क्या होता है, तो देखो जैसे कि हमने एक ट्यूब लिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी जो ये है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, इसकी लेंथ ये L है, ठीक
ठीक है। यहाँ पे दो उसके ओपन सरफेस हैं, यहाँ पे प्रेशर P1 लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर P2 लग रहा है, और इसका जो डायमीटर है मीन्स जो रेडियस है वो है तुम्हारा स्मॉल r। तो प्रेशर अगर हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है वो होगा हमारा P1 माइनस P2। तो दैट डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप इज़ गिवन बाय, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, देखो डिस्चार्ज जो P1 और P2 में है वो इक्वल होगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ से फ्लूइड को पास करा रहे हो इधर से, तो वो इधर से पूरा वही निकलेगा, कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वॉल्यूम बाय टाइम होता है, ठीक है। जितना वॉल्यूम है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो तुम्हारी होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग तुम्हारा जो है फॉर अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, अगर तुम कि यहाँ पे तो ये थोड़ा सा बेंड टाइप में ट्यूब था, अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब लेंगे उसमें क्या होगा पोज़िलियस फॉर्मूला, तो उसमें होगा π/8, देखो π/8 इंटू PR का P सिग्मा का पावर 4 अपॉन ईटा L, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा। अब देखो यहाँ पे ये पोज़िलियस फॉर्मूला है जो कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम देखो डिस्चार्ज जो है वो कितना आएगा, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे तुम डिस्चार्ज कह सकते हो एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल ट्यूब में निकालना हो तो। फिर आता है तुम्हारा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है भैया, अकॉर्डिंग टू इट विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी इज गिवन बाय, ठीक है। विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, अगर हमें किसी की स्फेरिकल बॉडी की विस्कस फोर्स निकालनी है तो हम स्टोक्स लॉ का यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट इज़ फॉर ओनली फॉर अ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। जो स्फेरिकल बॉडी है उसी के लिए यूज़ होगा। देखो यहाँ पे विस्कस फोर्स क्या कैसे निकालेंगे, 6 पाई ईटा R V, ठीक है। पाई तुमको पता ही है वैल्यू पाई की क्या होती है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि दी जाएगी, R हो गया रेडियस और V हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला स्टोक्स लॉ, ठीक है। इसको तुम फॉर्मूला, ये स्टोक्स लॉ क्या था भैया, इट इज़ यूज टू फाइंड अ स्फेरिकल बॉडी, इट इज यूज टू फाइंड अ विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है भैया, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है भैया, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है भैया, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक्सीलरेशन जो तुम्हारा A है, ठीक है, एरिया वो है तुम्हारा 0 है। फोर्स क्या होती है, वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो अगर हम एक्सीलरेशन को 0 रखेंगे तो फोर्स भी हमारी नेट फोर्स जो होगी वो हमारी 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर जैसे कि ये तुम्हारा एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर ये तुम्हारा स्फेरिकल फ्लूइड है, ये तुम कह सकते हो जो स्फेयर है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है, ठीक है, वो तुम्हारी रो है, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी रो है। ये तुम्हारी विस्कस फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रही है, अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड की तरफ लगेगी, और ऊपर से जो तुम्हारी सिंपल फोर्स लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की तरफ से 2 फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ से नीचे 1 फोर्स लगेगी। तो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू विस्कस फोर्स इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है भैया, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि बॉडी ने एक्वायर की है जब भी वो फॉल कर रही थी थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, ठीक है। विस्कस फ्लूइड में जब वो गिर रही थी तो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो बॉडी ने एक्वायर की है तो वो क्या होगा, तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी होगी। मीन्स जब वो फ्लूइड में आ रही तो एक ना एक टाइम पे वो रुक जाएगी, एक ना एक टाइम पे वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो उसी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। नेट फोर्स यहाँ पे 0 है तुम्हारी, ठीक है। तो वर्क डन अगर तुम देखो तो वर्क डन जो तुम्हारा है वो है U + FV विस्कस फोर्स। तो वर्क डन होगा हमारा mg, ठीक है। तो mg को अगर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम वर्क डन जो तुम्हारा निकल के आएगा वो होगा 4/3 पाई R क्यूब एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, सरफेस एरिया से, और ये हो गया तुम्हारा सिग्मा जी, ठीक है। तो U जो तुम्हारा आएगा अपथ्रस्ट जो निकल के आएगा, इससे अगर हम देखें तो 4/3 पाई R क्यूब रो जी निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा है 6 पाई ईटा RV। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस भी देख लो। अगर तुम्हारा देखो ये डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो अगर डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड से बड़ी है तो टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव आएगी और बॉडी विल मूव डाउन, ठीक है। अगर तुम्हारी जो डेंसिटी ऑफ अ बॉडी है, ठीक है, डेंसिटी की जो बॉडी की जो डेंसिटी है मीन्स फ्लूइड की जो बॉडी की जो डेंसिटी अगर वो तुम्हारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा हुई तो तुम्हारी बॉडी जो है वो नीचे जाएगी। अगर तुम्हारी बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो तुम्हारी बॉडी जो है वो ऊपर जाएगी। सिंपल सा इसका सिग्निफिकेंस है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लो देखो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में अगर हम देखें सबसे पहला हो गया तुम्हारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इफ़ ईच पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड क्रॉसेस द पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, लेमिनार या स्टेडी फ्लो। तीनों तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट आया वो भी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, तीसरा है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है।
यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, सारे पॉइंट जो है एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब जैसे कि चींटियाँ हैं, ठीक है, उनको क्या वो एक के पीछे एक फॉलो करिए, जो आगे चल रही है उसी के पीछे पीछे वाली भी जाएगी, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, अब जैसे कि चींटी का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आगे इलेक्ट्रॉन लेकर खींच दें तो वो क्या है, सब भागने लगेंगे, इधर उधर जाएंगी, ठीक है, तो जिग जैग हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डिफरेंट एट अ पॉइंट, ठीक है, अगर एक की वेलोसिटी 5 मीटर है, दूसरे की वेलोसिटी 2 मीटर है, तीसरे की वेलोसिटी 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो वहाँ पे होगा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, एंड इट इज़ जिग जैग ऑल्सो। फिर हम बात करें क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ वेलोसिटी बिलो विच स्ट्रीम लाइन एंड अबव विच इज टर्बुलेंट फ्लो। ये एक लिमिटिंग वेलोसिटी है वेलोसिटी की, ठीक है, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू है वेलोसिटी की, जहाँ पे अगर इससे कम हुई वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी अगर उसके नीचे है, ठीक है, तो तुम्हारा फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन है, उससे अबव है तो तुम्हारा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का भैया फॉर्मूला क्या है, इसको निकालेंगे कैसे, तो देखो जैसे कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, उसमें से फ्लूइड पास हो रहा है, तो ये रो तुम्हारी डेंसिटी हो गई, डी उसका डायमीटर है, और ईटा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है तुम्हारी क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, तो मैंने तुमको बताया। तो वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डायमीटर, डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी एंड डिपेंड्स ऑन द तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो बन के आएगा वो होगा तुम्हारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाई रो इंटू डी, ठीक है, डायमीटर है, ठीक है, डी। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो उसको जो पूरा जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका जो तुम्हारा होगा R इंटू एन अपॉन एन, क्या R इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी, ठीक है। R क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है, ये तुम्हारा ईटा हो गया, ये तुम्हारा रो हो गया, ठीक है, रो मतलब डेंसिटी हो गई, और डी तुम्हारा हो गया डायमीटर हो गया। अब भैया रेनॉल्ड्स नंबर है क्या, ये रेनॉल्ड्स नंबर में हमने देख तो लिया भैया, ये तो कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने जब इसको हटाते तो एक कोफिशिएंट लगता है, तो उससे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे लगेगा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस पैरामीटर, ठीक है, विच डिसाइड्स द नेचर ऑफ अ फ्लो, ठीक है। भैया फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन है कि टर्बुलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर को अगर हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू डायमीटर इंटू वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। जब हम इसे करेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर हमारा निकल आएगा। अब रेनॉल्ड्स नंबर अगर हमारा 2000 से कम है तो हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, रेनॉल्ड्स नंबर अगर हमारा 3000 से ज़्यादा है तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होगा, और हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है अगर वो बिटवीन 2000 और 3000 हुआ तो हमारा जो फ्लो है वो अनस्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है टेल द वेलोसिटी, ठीक है, टेल द वेलोसिटी एट विच टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट्स, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पे बनना स्टार्ट होगा, 2000 पे, ठीक है। 2000 के बाद टर्बुलेंट फ्लो धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है, 3000 पे प्योरली टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, ठीक है। तो 2000 और 3000 के बीच में अनस्टेबल होता है, स्ट्रीम लाइन भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी क्या होता है भैया, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी कहता है कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये कंटिनेंट, यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे इसका जो एरिया है वो कम कर दिया है। अब अगर एरिया कम करोगे तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होती है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी घटेगी, एरिया घटाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, सिंपल सा है। डिस्चार्ज जो तुम्हारा है वो सिंपल रहेगा, Q1 इक्वल्स टू Q2, डिस्चार्ज नेवर चेंजेस, मतलब जितना फ्लूइड इधर से डालो उतना ही फ्लूइड निकलेगा, ना ज़्यादा निकलेगा ना बाहर कम निकलेगा, और ना ही बीच में स्टोर होगा। तो यहाँ पे तो देखते हो फॉर्मूला जो निकल के आया A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A इंटू V जो तुम्हारा होता है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने टाइप की होती, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, प्रेशर एनर्जी हो गई। नई जो एनर्जी यहाँ पे आई है वो है प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले हम बात करें तो वो होता है हाफ mv², ठीक है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर निकालना है तो हम मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा हाफ v²। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट निकालना हो तो हम mg से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा v²/2g। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा तो हम उसको v से डिवाइड करेंगे तो हमारा m और v मास बाय वॉल्यूम क्या होता है भैया, याद करो डेंसिटी होता है, तो हमारा क्या देंगे हाफ रो v², सिंपल सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी जो तो होती है वो हमारी होती है mgh, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास अगर निकालोगे तो वो होगा mgh/m, ठीक है, mgh/m डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा gh, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट निकालोगे तो mg डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा h, और इसी को हम कहते हैं
पोटेंशियल हेड, ठीक है। तो ये याद रख, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट जो होती है वो हमारी होती है पोटेंशियल हेड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है mgh बाय डिवाइड करोगे v, तो m/v हमें पता है रो होता है, तो ρgh हो जाएगा, ठीक है। जो कि तुम्हारा होता है प्रेशर एनर्जी, जो कि तुम्हारा होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ρgh, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रेशर एनर्जी क्या है भैया, तो देखो जैसे कि ये तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है। ये तुम्हारा एक पिस्टन है और ये तुम्हारा दूसरा पिस्टन है। अब यहाँ पे अगर तुम फ्लूइड भरोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर अगर इधर से लगाओगे तो ये पिस्टन जो है वो थोड़ा इधर बढ़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस है जो कि डिस्प्लेस हुआ ए से बी तक जाने में, ठीक है। ये तुम्हारा ए तो एरिया, ये स्मॉल है और ये स्मॉल बी, तो वर्क डन यहाँ पे देखो क्या होगा, वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया भी हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है। फोर्स प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इंटू एरिया हमारा हो जाएगा फोर्स इंटू एक्स, डिस्टेंस को एक्स ले लिया, तो वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम, पी इंटू वॉल्यूम। अब यह एरिया इंटू लेंथ करोगे तो वॉल्यूम भी तो होता है, तो पी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो प्रेशर एनर्जी जो निकल के आएगी, अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रेशर एनर्जी निकालनी है तो हम उसका प्रेशर इंटू वॉल्यूम जब कर देंगे तो हमारा प्रेशर एनर्जी सिंपल सा निकल आएगी। अब प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल सा होता है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा P बाई रो, ठीक है। और अगर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट निकालोगे तो वो हो जाएगा P बाई रो जी, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा सिंपल प्रेशर। अब यहाँ पे बात आती है बर्नौलीज प्रिंसिपल की। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, ये जैसे कि हमने इंक्लाइंड पे रखा है एक ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे एरिया है ज़्यादा, यहाँ पे एरिया है कम, यहाँ पे वेलोसिटी है कम, यहाँ पे वेलोसिटी है ज़्यादा, क्योंकि एरिया कम है। तो यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी एट अ सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अ सेक्शन 2, मतलब ये हाइट h पे है और ये हाइट h2 पे, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी, ठीक है, उतनी एनर्जी यहाँ पे भी होगी। अब एनर्जी क्या होती है भैया, एनर्जी 3 तरीके की होती है। तो कनेटिक एनर्जी, ये तुम्हारा कनेटिक एनर्जी है, ये तुम्हारा कनेटिक ये पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। इधर ही सेम, यहाँ पे भी वही रहेगा तुम्हारा, ये एनर्जी सेम रहेगी, कनेटिक एनर्जी, प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे रहेगा, दोनों इक्वल है, मतलब टोटल एनर्जी एट ए सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए सेक्शन 2, ठीक है, सिंपल सा है। यही तुम्हारा बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद आता है तुम्हारा फोर्सेस की। देखो दो तरीके की फोर्सेस होती है, एक होती है कोहेसिव और एक होती है एडहेसिव, ठीक। कोहेसिव फोर्स कौन सी होती है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। वाटर में देखो, अच्छा ये बताओ इन दोनों में से किस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिक हो जाएंगे, किससे, हमारे इस ये कंटेनर से, ठीक है। वाटर होगा ऑब्वियसली वाटर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जो वो स्टिक हो जाएंगे इससे, क्योंकि वाटर जो है H2 वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, अट्रैक्शन करता है। बट मर्करी जो है वो सिमिलर मतलब सेम मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे मर्करी स्टिक नहीं होगा और वाटर स्टिक हो जाता है तुम्हारे किसमें, कंटेनर में। और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या है, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, ठीक है। इट इज़ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, सॉरी गलती यहाँ मैंने लिख दी, ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। एडहेसिव फोर्स जो होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। एडहेसिव फोर्स जो होती है यहाँ पे, जैसे कि जो तुम्हारा है एडहेसिव फोर्स यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस है, मतलब वाटर जो है वो तुम्हारा इससे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उससे फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मर्करी जो है उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, वाटर जो है उसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि भैया ये अट्रैक्ट करता है बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस, कंटेनर के कुछ और मॉलिक्यूल्स थे और वाटर के कुछ और मॉलिक्यूल्स थे, तो दोनों अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स वाटर की ज़्यादा होती है। और मर्करी क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि भैया ये क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। जब भी कोई मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के साथ खुद से अट्रैक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे कोहेसिव, और अगर दूसरे से अट्रैक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे एडहेसिव। तो देखो इन वाटर कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स लेस होती है इसीलिए वो अट्रैक्ट कर जाता है, एंड दैट इज वाई वाटर गेट स्टिक टू अ कंटेनर एंड वाइस वर्सा टू द मर्करी। मर्करी में क्या होता है भैया, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है तो वो खुद से अट्रैक्ट होता है, इसलिए दूसरे कंटेनर में अगर तुम डालोगे और निकालोगे तो उसमें कोई भी तुमको स्टिक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो जैसे कि एक एग्जांपल है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कंटेनर जिसके अंदर फ्लूइड है, ये तुम्हारा एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है इक्वल डायरेक्शन में तुम्हारा जो प्रेशर है एग्जर्ट करेगा, तो अगर हम इसको यहाँ पे निकालें, तो अगर इसको हम जोड़ दें ऐसे, ठीक है, अगर हम ये सारे डायरेक्शंस को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बना देगा, एक प्रेशर तुम्हारा बना देगा, ठीक है, एक स्फीयर बना देगा अगर हम इसको जोड़ दें पूरा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसी को हम कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये जो ये है ये ठीक है, ये जो एरो दिख रही है ये क्या है, तुम्हें मॉलिक्यूलर रेंज मतलब डिस्टेंस अप टू विच इट इज़ डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितने डिस्टेंस तक वो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर सकता है उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर रेंज, और वही होता है हमारा रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है भैया, अ स्फीयर ड्रॉन विद अ मॉलिक्यूल एट अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये होता है स्फीयर जो कि ड्रॉन होता है मॉलिक्यूल विद अ सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। सिंपल। अब देखो सरफेस फिल्म क्या होता है भैया, जैसे कि ये हमारा फ्लूइड है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हमने 4 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो तुम्हारे एक फ्री सरफेस बनाएंगे। ये ऊपर का जो है ये फ्री सरफेस है। तो यहाँ पे अगर हम उन चारों को रखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक सरफेस फिल्म बनती है जिसका डिस्टेंस है मान लो x है। तो वो पतली सी बहुत ही एकदम थिन होता है, बहुत ही थिन फिल्म नियर दी, तुम कह सकते हो थिन फिल्म नियर दी सरफेस हुज थिकनेस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है, जितना उसका थिकनेस उसकी मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल रहेगी। ठीक है, और अ थिन फिल्म नियर द सरफेस उसे हम कहेंगे सरफेस फिल्म। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, फिर से मैं पढ़ा देता हूँ तुमको। अ थिन फिल्म नियर द सरफेस हुज थिकनेस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। एक पतली सी फिल्म जो कि सरफेस एरिया फ्री सरफेस के पास होती है, जिसकी थिकनेस होती है मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल, उसे हम कहेंगे सरफेस फिल्म। बात आती है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है भैया, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ये तुम्हारा कंटेनर है जिसके अंदर मॉलिक्यूल ए है ये। ठीक है, अब ये इक्वल फोर्स इक्वल डायरेक्शन में तुम्हारा ऑल डायरेक्शन में इक्वली तुम्हारा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्योंकि ये पार्शली इसमें डिस्प्लेस्ड है। ऊपर की तरफ इसके ऊपर कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा, ऊपर क्या एयर है। ठीक है, तो वो ऊपर वाला एयर के कॉन्टैक्ट से नीचे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक इलास्टिकली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। अब ये जो है ये फ्री सरफेस जो है एक इलास्टिक थोड़ा सा खींचा हुआ नीचे की तरफ उसको खींच रहा है। ठीक है, तो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह वो एक्ट करता है जिसकी वो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर सके। इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है भैया, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ फ्री सरफेस। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होती है उससे हम कहते हैं सरफेस एरिया सरफेस टेंशन। और ये हो गया हमारी यूनिट, अगर हम लिखें तो न्यूटन पर मीटर होती है। डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे mlt-2 अपॉन एल कैंसिल हो गया, तो mt-2 हमारा जो होगा सिंपल सा तुम्हारा बन के आएगा डायमेंशन किसका, सरफेस टेंशन का, जिसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। एप्लीकेशन देखो, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप फॉर अ गिवन वॉल्यूम एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम। रेन ड्रॉप जो होती है स्फेरिकल इन शेप क्यों होती है, क्यों भैया, क्योंकि उसका गिवन वॉल्यूम एरिया ऑफ द स्फीयर आर मिनिमम। गिवन वॉल्यूम के लिए जो एरिया ऑफ द स्फीयर होती है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है, सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, इसीलिए हम उससे रेन ड्रॉप जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। अब यहाँ पे देखो लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल अगर हम देखें तो लिक्विड ड्रॉप जैसे कि ऑब्वियसली लिक्विड ड्रॉप के अंदर तुम्हारा वाटर ही होगा, बाहर एयर होगा, तो ये एयर के कॉन्टैक्ट से सिर्फ एक बार है, तो इसका एक फ्री सरफेस है, इसलिए इसे हम कहेंगे ये सिग्मा हो गया। ठीक है, और सोप बबल में क्या होता है, सोप है तो उसकी जो लेयर पे है वहाँ पे सिर्फ वाटर है, अंदर भी उसके अंदर एयर है और बाहर भी एयर है। यहाँ पे तुम देखो A2 इज ऑन सरफेस ओनली। ठीक है, H2O जो है वो सरफेस पे, ये H2O जो वाटर जो है वो सरफेस पे, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, किसमें भैया, सोप बबल में। तो यहाँ पे क्या है, 2 फ्री सरफेस हैं और इसीलिए हम इसे 2 सिग्मा कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल में डिफरेंस। डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस टेंशन क्या होता है भैया, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर हम सरफेस टेंशन का डायरेक्शन निकालना तो उसके टेंजेंशियली हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वही तुम्हारा सरफेस टेंशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या होती है भैया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया। ठीक है, कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी कि हमारा जो एरिया है उसको बढ़ाया जा सके, और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितना वर्क डन किया गया है, ठीक है, कितनी एनर्जी रिक्वायर की गई है एरिया को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन अगर हम देखें सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में, तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इधर तुम्हारा सोप सोल्यूशन है जो कि इधर की तरफ एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, बीच में तुम्हारी फिल्म है और इधर जो है ये तुम्हारा थोड़ा सा इलोंगेट हुआ। ठीक है, इसको बढ़ाने एरिया ये इंक्रीज हुई। ठीक है, इतना एरिया इसका बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे वर्क डन अगर हम देखें, सबसे पहले वर्क डन क्या होगा, F/d होता है। अब वर्क डन यहाँ पे हम 2 सिग्मा इंटू L इंटू डी रहेंगे। वर्क डन क्या होता है, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया होता है। यहाँ पे 2 सिग्मा क्यों दिया भैया, क्योंकि ये सोप है, क्योंकि इसके 2 फ्री सरफेस है। ठीक है, सोप है, लिक्विड होता तो हम सिर्फ सिग्मा ले रहे हैं, इंटू L इंटू डी हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो इंक्रीज इन एरिया क्या हो गया L इंटू डी इंटू टू, ठीक है। 2 क्यों किया भैया, 2 बार फ्री सरफेस है, ठीक है, 2 फ्री सरफेस है इसलिए। तो सरफेस एनर्जी को अगर हम देखें, इसको डिवाइड करें तो 2 सिग्मा एल डी अपॉन 2 एल डी, तो एल डी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो सिग्मा एनर्जी, तो सिग्मा क्या होता है हमारा भैया, सरफेस टेंशन होता है। तो यहाँ पे रिलेशन जो निकल के आया कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। रिलेशन जो होगा सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बीच में वो होगा सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लो, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको तुम देख लेना, ठीक है, ये मैं दिखा दूंगा, ठीक है, उसमें नोट्स में आराम से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तुमको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द लिक्विड सरफेस, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द लिक्विड सरफेस जो होती है वो क्या होगा। मान लो ये कंटेनर लिया, ठीक है, ये यहाँ पे कोहेसिव फोर्स इसकी क्या है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, सिमिलर सेम मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन जब होता है उसे हम कोहेसिव कहते हैं, एडहेसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे अगर ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, जब ये इससे कंटेन स्टिक हो जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनाएंगे, कॉनकेव मेनिस्कस बनाएंगे। अब कॉनकेव मेनिस्कस में क्या, जैसे कि ये ऐसे बनाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा कर्व टाइप में एरिया होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नीचे प्रेशर कम है, ठीक है। अगर नीचे ज़्यादा प्रेशर होता तो ये ऐसे हो जाता, बट ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो ये ऐसे कर्व शेप में ऊपर से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ वेपर। ऊपर से प्रेशर वेपर लगा रहे हैं, नीचे से लिक्विड लगा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे वेपर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। दूसरा अगर हम देखें जहाँ पे एडिटिव फोर्स तुम्हारी जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये है, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्वेक्स बनाएगा, ऐसे बनाएगा, नीचे से फोर्स लिक्विड के जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा वेपर का जो प्रेशर है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस लिक्विड सरफेस तुमको पता चल गया। प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन द कर्व साइड, ठीक है, जिधर भी कर्व साइड होगा उधर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे कि ये तुम्हारा इधर प्रेशर ज़्यादा है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो इधर से प्रेशर ऊपर से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप क्या है, तो जैसे कि ये स्फीयर है और इक्वल सारे डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब इसमें इंक्रीज जो एरिया हुआ वो क्या है तुम्हारा डेल्टा आर है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो तुम्हारी होगी वो सिग्मा होती है, तुमको पता है। इनिशियल एरिया अगर हम सरफेस एरिया अगर हम इसका एरिया निकालें स्फीयर का तो क्या होता है वो भैया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फाइनल एरिया क्या होगा भैया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, क्यों भैया डेल्टा आर इंक्रीज भी तो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको एलेबरेट करें तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, तो 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर। यहाँ पे सिंपल से देखो, फिर से सिंपल है, यहाँ पे 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस 4 पाई 2 आर इंटू डेल्टा आर हो गया, ठीक है। अब 4 पाई आर स्क्वायर इधर सिंपल जाएगा, 4 इंटू 2 ये कर दोगे 8 पाई हो जाएगा, 4 टू 8 होता है, ठीक है। तो 8 पाई आर डेल्टा आर हो जाएगा तुम्हारा। तो इंक्रीज इन एरिया अगर हम निकालना है तो भैया डिफरेंस निकालेंगे। फाइनल एरिया में इनिशियल एरिया अगर हम हटा देंगे तो हमारा इंक्रीज इन एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या था तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर स्क्वायर था, पाई आर डेल्टा आर था, माइनस इनिशियल एरिया जो तुम्हारा जो था वो 4 पाई आर स्क्वायर ही था, माइनस कर दोगे 4 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा बचेगा 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। तो इंक्रीज इन एरिया हमें पता चल गया है 8 पाई आर डेल्टा आर है। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। सरफेस एनर्जी अगर हम निकालें तो वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। तो वर्क डन अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे निकल आएगा, सिग्मा हमें पता है, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर हो जाएगा। वर्क डन हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का प्रेशर इंटू एरिया होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पता है यहाँ पे डेल्टा आर हुआ है इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन जो तुम्हारा निकल के आएगा प्रेशर इंटू एरिया जो तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। तो यहाँ पे देखो पी 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इक्वल्स टू जो तुम्हारा इधर का बड़ा हुआ था आर इंटू तुम्हारा हो गया कितना 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। तो आर डेल्टा आर कैंसिल, 4 पाई आर 4 पाई और 4 इधर 2 हो गया, 4 टू 8 होता, तो 4 पाई और 8 पाई कैंसिल हो गया तुम्हारा, इधर का एक आर इधर का एक आर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ आर इधर चला जाएगा, उधर ऊपर 2 सिग्मा बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो आएगा तुम्हारा क्या आएगा 2 सिग्मा बाई आर, मतलब 2 इंटू सरफेस टेंशन बाई आर। तो ये क्या है लिक्विड ड्रॉप के लिए। अब अगर हम सोप बबल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सोप बबल में 2 से फ्री सरफेस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सिग्मा को हम डबल कर देंगे क्योंकि भैया वहाँ पे 2 फ्री सरफेस है, ठीक है। तो उसका हो जाएगा 4 सिग्मा बाई आर।
अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जैसे कि ये एक तुम्हारा कंटेनर है जिसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये तुम्हारा कॉनकेव मेनिस्कस है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। मतलब जो वेपर का जो प्रेशर है वो यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। या लिक्विड जो तुम्हारा है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और ये तुम्हारा वाटर है। तो यहाँ से जो तुम्हारा टेंजेंशियली अगर हम देखते हैं, किसी भी डायरेक्शन निकालना होता है अगर हमें, तो हमने अभी देखा पहले पढ़ा, टेंजेंशियली हम उसके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल होता है थीटा, तो उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द फ्री सर्फेस विद द कंटेनर इनसाइड द लिक्विड। फ्री सर्फेस तुम्हारा ये पॉइंट था, ठीक है, ऊपर का, और इनसाइड द लिक्विड, तो उसके बीच का जो टेंजेंट और उसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगर ये तुम्हारा ये कॉनकेव मेनिस्कस है तो मतलब ये 90 से कम होगा। कॉनकेव मेनिस्कस में एक्यूट एंगल बनेगा, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 90 से कम होगी। अगर कॉन्वेक्स में करेंगे तो वो थीटा 90 से बढ़ जाएगा, मीन्स वो हो जाएगा ऑब्टूज एंगल। ठीक, बात जो तुम्हारा आता है वो होता है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी भैया क्या है? तो देखो जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये तुम्हारा एक कंटेनर है जिसके अंदर ये वाटर भरा है। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? अ थिन ट्यूब विद अ बोर। बोर क्या होता है? मतलब एकदम छोटा सा पॉइंट, जैसे इंजेक्शन में होता है, इंजेक्शन की उसमें वो होता है ना, पॉइंट होता है, तभी तो हमारी मेडिसिन अंदर जाती है। अगर पॉइंट होगा तो मेडिसिन कहाँ से हमारे अंदर जाएगी? ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब इज अ थिन ट्यूब विद अ बोर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डालें एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो ये इसकी एच हाइट है फ्री सरफेस से, थोड़ा जो फ्लूइड के अंदर है वो तुम्हारा इतना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा थोड़ी देर, देखो तुम जब भी तुम अगर फ्लूइड डालोगे तो क्या होगा? कैपिलरी ट्यूब जब डालोगे तो फ्लूइड क्या होगा? वाटर जो होगा या कोई भी फ्लूइड होता है वो थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा, ठीक है, उस ट्यूब में चढ़ने लगेगा। बट अगर हम बात करें एचजी के, मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी के केस में होता है क्या होता है कि वो थोड़ा सा नीचे डाउन जाने लगता है। ठीक है, मतलब फ्री सरफेस जितना भी था उससे वो नीचे जाने लगता है। और वाटर के केस में वो क्या है, जैसे कि इतना तो भरा है तो इससे वो ऊपर आने लगेगा। ठीक है, मतलब वो फ्री सरफेस से वाटर में ऊपर आता है और मर्क्यूरी में फ्री सरफेस से नीचे आने लगता है। ठीक है, तो फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी क्या है? सिंपल यही है, फिनोमेना ऑफ द राइज एंड द फॉल। राइज किस में होगा? वाटर में होगा। फॉल किस में होगा? मर्क्यूरी में होगा। तो यहाँ पे देखो प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर। तो यहाँ पे वाटर का केस है, ठीक है, सोप तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 सिग्मा बाई आर लेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा H2O3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हाइट निकालनी है इसकी, ठीक है, कि कितना भैया राइज हुआ, राइज कितना हुआ कैपिलरी में, तो हम निकाल लेंगे 2 सिग्मा बाई आर रो जी। ठीक है, आर क्या है भैया? हमारा रेडियस है, सिग्मा क्या है? वो सरफेस टेंशन है, 2 है, रो डेंसिटी है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे देखो जो सिग्मा है वो कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और आर जो तुम्हारा निकल के आएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का एग्जाम क्या होता है फॉर्मूला भैया? जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर अपॉन तुम्हारा क्या हो गया? ये सिग्मा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें हाइट निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 2 सिग्मा बाई आर रो जी इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा एक्सेंट फॉर्मूला। इसी को हम कहते हैं एक्सेंट फॉर्मूला, कहेंगे एक्सेंट फॉर्मूला, इसेंट फॉर्मूला या एक्सेंट जो भी कह दें। ठीक है, तो पी प्लस हाफ रो वी इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेंट फॉर्मूला। इतना तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो ये तो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होती है भैया? स्पीड ऑफ इफ्लक्स पी प्लस रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम। तो अगर हम इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी नॉट कैंसल, हाफ रो कैंसिल, 0 कैंसिल, तो यहाँ पे एच रो जी इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो वी अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी देखें, स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखें, वेलोसिटी देखें, तो वो हो जाएगी हमारी √2gh। ठीक है, मतलब कितनी वेलोसिटी उसके अंदर लग रही है, ठीक है, कितनी स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा √2gh। टॉर्सिलीज थ्योरम क्या होती है भैया? इट इज़ गिवन बाय द इवेंजेलिस्टा टॉर्सिली। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमें पता है, √2gh हमें निकालती है। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हमें इक्वेशन पढ़ी हुई है पहले भी, 9th क्लास में पढ़ी हुई है। तो यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, as को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, gh से। तो यहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो तुम्हारी 0 का है, ठीक है, 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो वेलोसिटी जो तुम्हारी आएगी टॉर्सिलीज थ्योरम वो 2gh ही आएगी, √2gh। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें टाइम टेकन टू एम्प्टी अ टैंक, ठीक है, टाइम टेकन टू एम्प्टी अ टैंक, अगर हम देखें कि एक टैंक है अगर उसमें फ्लूइड भरा है तो उसमें टाइम कितना लेगा वो कि खाली वो हो सके। ठीक है, तो टाइम क्या होता है? एरिया बाय ए। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, और ये इंटू 2h बाई मतलब 2 इंटू हाइट अपॉन जी, इसका हम लेंगे अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी जो वेलोसिटी निकल के आएगा
ये तुम्हारा ये, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो भैया, ठीक है, कितनी स्पीड है, तो वो P1 माइनस P2 प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2 अपॉन 4 ईटा L और R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पे यहाँ पे दो डिवाइसेज जो कि तुम्हारे पूछेगा यहाँ पे वेंचुरीमीटर और तुम्हारा क्या पूछा गया है मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर। तो इसको हम अभी देखते हैं। तो वेंचुरीमीटर क्या भैया, देखो जैसे कि बर्नौलीज थ्योरम जो हमारी कहती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर हम इसको P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच कर दें तो वही कॉन्स्टेंट है। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जिसका बीच का जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहाँ पे कम हो जाता है और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो होते हैं वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हमें एच निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया और बीच में एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया, अगर हमें हाइट निकालनी है कितना उसके अंदर इंक्रीज़ हुआ हाइट में, ठीक है, कितना फ्लूइड उसके ऊपर चढ़ा, तो एच इक्वल्स टू H1 माइनस H2, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस हमें पता है P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच। यहाँ पे देखो वेलोसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा और अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर हमारा जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो बाय द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी V1 A1 इक्वल्स टू V2 A2, तो V2 इक्वल्स टू V1 इंटू A1 बाई A2, ठीक है। तो यहाँ पे रो जी एच अगर हम देखें तो हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर अपॉन A2 माइनस V1, ठीक है। तो इसको जब तुम इक्वेट करोगे तो V1 हमारा जो निकल है वो अंडर रूट 2GH बाई A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना तो वो हो जाएगा V1 इंटू A1, ठीक है। तो A1 इंटू V1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी इधर से, रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अगर हमें किसी चीज़ का निकालना है तो वो हम वेंचुरीमीटर से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट हम मिलीबार्स में करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देखो बैरोमीटर जो कि दो तरीके से होता है, एनोरॉइड और 14 होता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होगा, ऐसे ही विंड्स में, प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो चेंज इन वेदर इसी तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ तो वेदर में चेंज हुआ, गर्मी से सर्दी हो गई, ठीक है। और प्रेशर अगर डिक्रीज़ हुआ तो टेम्परेचर हमारा बढ़ा, मतलब हमारी सर्दी से गर्मी हो गई। फिर यहाँ पे मैनोमीटर की अपन बात किया है जो कि यू शेप्ड होता है, ठीक है। इधर से P2 प्रेशर लग रहा है, इधर से P1 प्रेशर लग रहा है, दोनों सेम हाइट पे हैं। दूसरा हम देखें अगर हम P1 का हाइट थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट जो इंक्रीज़ हुआ है वो क्या होगा, अगर हमें निकालना तो देखो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू एच रो जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, ठीक है। तो यहाँ पे एच जी क्या है तुम्हारा मरकरी की डेंसिटी क्या होती है भैया 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा P गैस है, ठीक है। ये तुम्हारा P यहाँ से प्रेशर कितना लगेगा वो हमें निकालना है। ये इंक्रीज़ इन हाइट है और यहाँ से एटॉमिक प्रेशर, मतलब ये ओपन टू एयर है, यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर मतलब प्रेशर बाय द एयर जो है, ठीक है। तो यहाँ पे P गैस इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी। तो अगर हमें P गैस निकालना है यहाँ पे कि गैस का कितना प्रेशर है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे एच रो जी प्लस एटॉमिक प्रेशर करेंगे तो हमें P गैस मिल जाएगा, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, कि गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया वो हमें निकालना हो तो हम एटॉमिक प्रेशर प्लस एच रो जी को ऐड कर देंगे तो हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या भैया, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर वैक्यूम है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ वैक्यूम है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओपन टू एयर है, ठीक है। तो PV प्लस एच रो जी इक्वल्स टू PATM, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एटॉमिक प्रेशर निकालना हो तो बैरोमीटर से भी निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है PV प्लस मतलब PV प्रेशर ऑफ द वैक्यूम प्लस एच रो जी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, एकदम अच्छे से समझ आ गया। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। ऐसी नई वीडियोस आती रहेंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, ठीक है। और देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी आती है, ठीक है। तो बस आज की इतना ही, ठीक है। और बाकी सपोर्ट करने के लिए भैया तुम ये दिख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ पे आराम से सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारा मन करे, ठीक है, क्योंकि भैया नोट्स है, ठीक है। और बाकी बात करें तुम्हारे नोट्स जो है ये कहाँ पे मिलने वाले हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो भाई वहाँ पे आराम से जाके ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहीं पे सारी अपडेट मिलने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी बस आज में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय।